गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। 9:50 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 19 अप्रैल 2022। आज 19 अप्रैल 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए और बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। जी। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। कहानी को वहीं से हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ओके। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था मराठास एंड पेशवाज। हमने मराठा साम्राज्य और उनके अधीन पेशवाओं के बारे में बात की थी। चलिए, तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। लिख लीजिए, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, या हिंदी में लिखेंगे स्वतंत्र राज्यों का उदय। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या स्वतंत्र राज्यों का उदय। क्या मतलब है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, क्या मतलब है स्वतंत्र राज्यों के उदय का? दोस्तों, हम उन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, हम उन राज्यों के बारे में बात करेंगे जो कभी मुगलों के अधीन हुआ करते थे, जो कभी मुगलों के ही प्रोविंसेस या मुगलों के ही सूबे हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे मुगलों के ही सूबेदारों ने, मुगलों के ही गवर्नर्स ने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू किया, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। और हमारे देश में कुछ और हमारे देश में कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की स्थापना हुई, और उन्हीं इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में हम बात करेंगे सबसे पहले बंगाल स्टेट के बारे में, यानी कि बंगाल राज्य के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल स्टेट या बंगाल राज्य के बारे में। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बंगाल मुगल साम्राज्य के अधीन एक सूबा हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, मुगल साम्राज्य में प्रोविंसेस को, प्रांतों को ही क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। और बंगाल का ही सूबेदार हुआ करता था मुर्शीद कुली खान। उस समय बंगाल की कैपिटल, बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। और आप जानते हैं कि ढाका आज बांग्लादेश की राजधानी है। बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका, और बंगाल मुगल साम्राज्य के अधीन एक प्रांत हुआ करता था, एक प्रोविंस हुआ करता था, एक सूबा हुआ करता था। लेकिन खुद को बंगाल में मुगलों से इंडिपेंडेंट घोषित करने वाला बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक, या फिर लिखेंगे बंगाल का सबसे पहला नवाब, बंगाल का सबसे पहला नवाब हुआ, लिख लीजिए, मुर्शीद कुली खान। बंगाल का प्रथम नवाब
बना मुर्शीद कुली खान। और ध्यान रखेंगे 1713 ईस्वी से लेके 1727 ईस्वी तक बंगाल का या इंडिपेंडेंट बंगाल का सबसे पहला नवाब या सबसे पहला इंडिपेंडेंट शासक हुआ मुर्शीद कुली खान। लिखेंगे ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। इसी ने अपने नाम पर बंगाल में मुर्शिदाबाद नामक शहर बसाया था, मुर्शिदाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। और अपने शासनकाल में इसने अपनी राजधानी को भी ढाका से स्थानांतरित किया। कहां पर? मुर्शिदाबाद। ये बंगाल का सबसे पहला नवाब कहलाता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल का सबसे महान नवाब कौन हुआ, तो ध्यान रखेंगे द ग्रेटेस्ट नवाब ऑफ बंगाल वॉज, लिखिए अली वर्दी खान। बंगाल का सबसे महान नवाब माना जाता है अली वर्दी खान, जो 1740 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा था। जहां एक तरफ बंगाल के सूबेदारों ने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट घोषित किया था, खुद को मुगलों से स्वतंत्र घोषित किया था, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बंगाल में अपने प्रशासन और अपने व्यापार को मजबूत करने लगे थे, सशक्त करने लगे थे। तो एक तरफ बंगाल में शासन कर रहे थे बंगाल के नवाब, और दूसरी तरफ बंगाल में अपने प्रशासन को, अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहे थे कौन? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। और ये अली वर्दी खान ही वो सबसे पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजों के मंसूबों को समझ पाया था, और ये समझ पाया था कि अंग्रेज भारत में आए हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन इनका उद्देश्य भारत में व्यापार करना नहीं, बल्कि यहाँ के प्रशासन पर अधिकार करना है, यहां पर शासन करना है। इसीलिए इसी अली वर्दी खान ने कहा कि ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज, अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है। यदि इन्हें पालेंगे, यदि इन्हें सपोर्ट करेंगे तो ये हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा शहद देंगे। लेकिन यदि इन्हें छेड़ने की कोशिश की तो इनका स्वभाव बिल्कुल कैसा है? मधुमक्खियों जैसा है। ये डंक मार मार कर जान ले लेंगे, काट काट कर मार डालेंगे। लेकिन सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल थी। अली वर्दी खान का कोई भी उत्तराधिकारी या कोई भी बेटा नहीं था, इसकी 3 बेटियां थी। इसीलिए अली वर्दी खान ने अपने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी अपने ही नवासे को, अपने ही नाती को घोषित किया, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। और अली वर्दी खान के मरने के बाद बंगाल का अगला नवाब बना सिराजुद्दौला। सेवनटीन 1756 से लेके 1757 तक बंगाल का नवाब हुआ सिराजुद्दौला। और आप जानते हैं इसी सिराजुद्दौला के ही शासनकाल में 1757 में लड़ा गया एक प्रसिद्ध युद्ध जो कहलाता है बैटल ऑफ प्लासी। लिखिए प्लासी का युद्ध, जो लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का सबसे पहला गवर्नर हुआ करता था, इसी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने
सिराजुद्दौला को पराजित कर किया और उसकी हत्या करवा दी। सिराजुद्दौला का ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मीर जाफर। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और सिराजुद्दौला को हराकर उसकी हत्या करवा दी गई और सिराजुद्दौला का ही एक सेनापति हुआ करता था जिससे मिलकर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। इसका नाम था मीर जाफर। और ध्यान रखेंगे इसी मीर जाफर को अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का अगला गवर्नर बना दिया गया, सॉरी अगला नवाब बना दिया गया। और ध्यान रखेंगे यही मीर जाफर 1757 से लेके 1760 तक, 1757 ईस्वी से लेके 1760 ईस्वी तक बंगाल का अगला नवाब बना। और जब तक मीर जाफर बंगाल का नवाब रहा, अंग्रेजों का खिदमतदार बनकर रहा, क्योंकि अंग्रेजों को बेहद फायदा हुआ, क्योंकि केवल नाम का नवाब था मीर जाफर, लेकिन पूरा का पूरा अधिकार और सारी की सारी पावर्स अंग्रेजों के हाथों में थी। 3 साल के बाद अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच में कुछ अनबन हुई, तो अंग्रेजों ने इसी के दामाद मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बना दिया। 1760 से लेके 1763 तक बंगाल का अगला नवाब बनाया गया मीर कासिम। और ध्यान रखेंगे इसी मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके शिफ्ट किया। कहां पर? मुंगेर। और आप जानते हैं वही बिहार में है मुंगेर नामक स्थान, जो कि मीर कासिम की राजधानी हुआ करती थी उसके शासनकाल में। मीर कासिम ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए फिर से अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया और मुंगेर में ही एक तोपखाने की स्थापना करके वहां पर हथियार बनवाने शुरू किए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। और जब इस बात का पता चला अंग्रेजों को, तो भाई अंग्रेजों ने मीर कासिम पर अटैक कर दिया और मीर कासिम मुंगेर से भाग खड़ा हुआ किधर? अवध की तरफ। और वो चला गया अवध के नवाब की शरण में। और अवध का नवाब उस समय ये अवध के नवाब की कहां चला गया? शरण में चला गया। और एक बार फिर से ध्यान रखेंगे 1763 में बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। और जब मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया गया, तो मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर और भारत के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई। और इसी के फलस्वरूप आप जानते हैं बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 ईस्वी में लड़ा गया एक और प्रसिद्ध युद्ध जो कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर, जो कहलाता है बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में हुआ बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध, जिसमें हमारी तरफ से 3 लोगों की सेनाएं लड़ी। मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, शाह आलम सेकंड जो भारत का मुगल बादशाह था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम। और उधर अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था हेक्टर मुनरो।
और मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने इन तीनों शासकों की सेना को या सम्मिलित सेना को पराजित किया। और बैटल ऑफ बक्सर ही वो निर्णायक युद्ध है, बैटल ऑफ बक्सर ही वो निर्णायक युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1765 ईस्वी में एक संधि हुई जो कहलाती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के तहत दो संधियां हुई, एक रॉबर्ट क्लाइव और भारत के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच, और एक संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउदौला के बीच हुई। और इसी संधि के तहत बंगाल में टैक्स वसूल करने और रेवेन्यू जनरेट करने के सारे अधिकार किसके पास आ गए? ब्रिटिशर्स के पास आ गए। और नाम के लिए मीर जाफर के ही बेटे को, नाम के लिए मीर जाफर के ही बेटे को 1 साल के लिए बंगाल का अगला नवाब बनाया गया, जिसका नाम था नजमुद्दौला। ये 1765 ईस्वी से लेके 1766 ईस्वी तक बना लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। इसके बाद बंगाल के नवाब का पद समाप्त कर दिया गया और पूरे के पूरे बंगाल का प्रशासन और शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। और आप जानते हैं, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के ही द्वारा 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया और ही अप्लाइड डायरकी इन बंगाल। अब अंग्रेजों ने बंगाल में दोहरे शासन की व्यवस्था की या द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत बंगाल के लोगों से 2-2 टैक्स वसूल किए गए या 2-2 कर वसूल किए गए। और ध्यान रखेंगे, यही जो 7 साल का पीरियड है, इस पीरियड को कहा जाता है भारत की लूट, क्योंकि इस 7 साल के पीरियड में वो बंगाल राज्य जो भारत का सबसे अमीर और सबसे संपन्न प्रांत हुआ करता था, उसे सबसे गरीब और कमजोर या आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बना दिया, केवल 7 सालों में ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजों ने। तो बंगाल पहले मुगलों का ही एक प्रांत था, मुगलों का ही एक सूबा था, लेकिन वो क्या बन गया? इंडिपेंडेंट बन गया और बंगाल में शासन किया नवाबों ने। बिल्कुल ऐसे ही मुगलों के ही अधीन आया करता था अवध। अगला लिखिए, अवध। मुगलों का ही एक और प्रांत, एक और सूबा हुआ करता था, जिसका नाम था अवध।
और ध्यान रखेंगे, अवध के ही एक सूबेदार ने खुद को अवध में इंडिपेंडेंट घोषित किया और ये बना अवध का सबसे पहला नवाब। लिखेंगे द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध वॉज सादत खान बुरहान उल मुल्क। अवध का सबसे पहला नवाब, अवध का सबसे पहला नवाब बना सादत खान बुरहान उल मुल्क। इसने 1722 में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया था और 1722 ईस्वी से लेके 1739 ईस्वी तक ये अवध का सबसे पहला नवाब रहा। और आप जानते हैं, अवध की कैपिटल, अवध की राजधानी हुआ करती थी फैजाबाद। अवध की कैपिटल या अवध की राजधानी हुआ करती थी फैजाबाद। अवध का सबसे पहला नवाब हुआ सादत खान बुरहान उल मुल्क और लिखेंगे इन 1739 ही इनवाइटेड नादिर शाह टू अटैक दिल्ली। लिखेंगे इसी ने 1739 में, लिखेंगे इसी ने 1739 में नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। मैंने आपको बताया भी था जब हम डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ रहे थे, उत्तर प्रदेश में जो फैजाबाद और लखनऊ वाला क्षेत्र है उसी को क्या कहा जाता था? अवध कहा जाता था। बेसिकली अवध उत्तर प्रदेश के कन्नौज से शुरू हो जाता है और कन्नौज से लेके पूर्व में कर्मनाशा नदी तक का जो भाग है उसको क्या कहते हैं? अवध कहते हैं। सत्रह में मैंने आपको बताया था कि नादिर शाह अपनी सेना लेकर करनाल पहुंच गया था और वो करनाल से ही वापस लौटने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन सादत खान के ही द्वारा नादिर शाह के पास संदेश भिजवाया गया था और कहा गया था कि आपको यदि भारी लूटपाट करनी है तो आप अटैक कीजिए। कहां पर? दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली में मुगलों के पास आपको क्या मिलेगी? अथाह संपत्ति मिलेगी। और इसके बाद लिखेंगे इन 1739 1739 में ही लिख लीजिए इसने आत्महत्या की। ही कमिटेड सुसाइड। इसने आत्महत्या की। सादत खान बुरहान उल मुल्क का कोई भी बेटा नहीं था, इसीलिए इसका उत्तराधिकारी बना इसी का भतीजा, जो इसका दामाद भी लगता था। लिखेंगे नवाब सफदरजंग।
अवध का अगला नवाब बना नवाब सफदरजंग, जिसका वास्तविक नाम था अबुल मंसूर खान। और 1739 से लेके 1754 तक ये अवध का दूसरा नवाब रहा। लिखेंगे ही वॉज वजीर ऑफ मुगल एम्पायर। लिखेंगे ये मुगल साम्राज्य का वजीर था। नवाब सफदरजंग, जो कि मुगल साम्राज्य का वजीर हुआ करता था, लिखेंगे इन 1748 ही हेल्प्ड मुगल्स अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली। लिखेंगे इसने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मुगलों की मदद की थी। इसने इसने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मुगलों की मदद की। इसके बाद इसी का पुत्र अवध का अगला नवाब बना। लिखेंगे शुजाउदौला। अवध का अगला नवाब बना। इसी का उत्तराधिकारी, इसी का पुत्र, जिसका नाम था शुजाउदौला। और 1754 से लेके 1775 तक अवध का अगला नवाब बना शुजाउदौला। और आप जानते हैं शुजाउदौला के शासनकाल में 1761 में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। लिखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। और हम जानते हैं इसने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली की मदद की थी। इसी के समय में 1764 ईस्वी में लड़ा गया, अभी मैंने लिखवाया था, बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। इसके अलावा 1773 में लिखेंगे हुई ट्रीटी ऑफ बनारस या बनारस की संधि। वॉरेन हेस्टिंग्स, उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये हुई थी शुजाउदौला के बीच।
1773 में बनारस की संधि हुई, लिखेंगे इस संधि के तहत अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कड़ा इस संधि के तहत अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कड़ा शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए में बेचा। और अगली संधि 1775 ईस्वी में हुई, ये कहलाती है ट्रीटी ऑफ फैजाबाद, लिखेंगे फैजाबाद की संधि, जो कि फिर से शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच हुई। लिखिए इस संधि के तहत नवाब ने बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। इस संधि के तहत नवाब ने बनारस पर अंग्रेजों की प्रभुता या अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट, शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद अवध का अगला नवाब बना, लिखेंगे आसफउद्दौला। सत्रह सौ पिछहत्तर ईस्वी से लेके 1797 ईस्वी तक 1775 से 1797 तक अवध का अगला नवाब बना आसफउद्दौला, लिखेंगे ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ, लिखेंगे इसी ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया और फैजाबाद की नई राजधानी बन गई लखनऊ। और ध्यान रखेंगे इसी ने 1784 ईस्वी में लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। इसी के द्वारा लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया गया। और किस लिए करवाया गया तो ध्यान रखेंगे मुहर्रम मनाने के लिए। सत्रह सौ चौरासी में लखनऊ में निर्माण करवाया गया बड़ा इमामबाड़ा का, जिसे मुहर्रम सेलिब्रेट करने के लिए या मुहर्रम मनाने के लिए बनवाया गया था। इसके बाद एक साल के लिए
अवध का अगला नवाब बनाया गया वजीर अली। जो 1797 से लेके 1798 तक अवध का नवाब रहा, और उसके बाद अगला नवाब आया जो कहलाता है सादत अली खान। ध्यान रखेंगे, सादत खान और सादत अली खान दोनों अलग अलग हैं। 1798 से लेके 1814 तक, अगले 16 साल। लिखेंगे इसने अंग्रेजों को इलाहाबाद सौंप दिया। इसने अंग्रेजों को इलाहाबाद सौंप दिया, और इसी के द्वारा लिखेंगे लॉर्ड वेलेजली की, इसी ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। इसी ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। उसके बाद याद रखेंगे द लास्ट नवाब ऑफ अवध। लिखिए द लास्ट नवाब ऑफ अवध वॉज वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुआ, जो 1847 से लेके 1856 तक अवध का या लखनऊ का अंतिम नवाब हुआ। अवध का अंतिम नवाब हुआ वाजिद अली शाह। लिखेंगे 1856 यानी कि 1856 में। लिखेंगे 1856 में हड़प की नीति के तहत अवध को, 1856 में हड़प की नीति के तहत अवध को डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया। डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला स्टेट लिखिए भरतपुर। अगला स्टेट लिखेंगे भरतपुर।
और ध्यान रखेंगे भरतपुर का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, लिखेंगे चूड़ामन जाट। भरतपुर का सबसे पहला स्वतंत्र शासक मुगलों से अलग होने वाला था चूड़ामन जाट, जिसने लगभग 1690 ईस्वी से लेके 1721 ईस्वी तक शासन किया भरतपुर पर। लिखेंगे इसी के द्वारा 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की नींव रखी गई या नींव डाली गई, और वहीं पर थीम का किला, और वहीं पर एक किले का निर्माण करवाया थीम नामक स्थान पर, जो कहलाता था थीम का किला। लिखेंगे 1721 में मुगल सेनापति, लिखेंगे 1721 ईस्वी में मुगल सेनापति जयसिंह द्वितीय के द्वारा, लिखेंगे जयसिंह द्वितीय के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया। सत्रह सौ इक्कीस ईस्वी में मुगल सेनापति जयसिंह द्वितीय ने इस पर आक्रमण करके थीम के किले पर अधिकार किया, और मुगलों से हारने के बाद, लिखेंगे 1721 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली, और इसके आत्महत्या करने के बाद अगला शासक बना लिखेंगे बदन सिंह। भरतपुर का अगला जाट शासक बना बदन सिंह, जो लगभग 1721 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक भरतपुर का अगला शासक बना। लिखेंगे इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। इसी के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। और लिखेंगे इसी का फायदा उठाकर, इसी का फायदा उठाकर इसने मथुरा एवं आगरा पर अधिकार किया। इसी का लाभ उठाकर या इसी का फायदा उठाकर इसने मथुरा एवं आगरा पर अधिकार किया। 1756 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई, और 1756 ईस्वी में इसके मरने के बाद जाटों का अगला शासक बना, लिख लीजिए, सूरजमल जाट। सत्रह सौ छप्पन ईस्वी से लेके 1756
63 ईस्वी तक। भरतपुर का अगला शासक बना सूरजमल जाट। इसी के शासनकाल में 1761 में लड़ा गया, लिखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तृतीय युद्ध। 1761 में इसी के समय में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तृतीय युद्ध। और ध्यान रखेंगे, सूरजमल जाट को ही ध्यान रखेंगे जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। 1763 ईस्वी में इसकी डेथ हुई, इसकी मृत्यु हुई। और ध्यान रखेंगे, इसकी मृत्यु होने के बाद अगला जाट शासक बना जवाहर सिंह। लगभग 1764 से लेके 1768 ईस्वी तक। और याद रखेंगे, जाटों का अंतिम शासक या भरतपुर का अंतिम जाट शासक हुआ, लिखेंगे, रणधीर सिंह। लिखेंगे रणधीर सिंह। लिखिए 1805 ईस्वी में इसके द्वारा 1805 ईस्वी में इसके द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली गई। 1805 ईस्वी में इसके द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली गई। सर, थर्ड पानीपत बैटल तो सुजाऊ दौला के टाइम पे था। हाँ भाई, बिल्कुल था। मैंने कब कहा कि ऋतिक रोशन के टाइम पर था? मैंने भी तो आपको सुजाऊ दौला ही लिखवाया है, पापा की परी। कंफ्यूज हो गई ना? ये देखो, सुजाऊ दौला, और देखो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटे। लेकिन उस समय हम बात कर रहे थे अवध की, अब हम बात कर रहे हैं भरतपुर की। दिस इज द डिफरेंस। अब भरतपुर कहाँ है? अरे मेरे भाई, जहां पे तब था वहीं पर आज है। तुम्हें क्या लग रहा है तब से लेके आज तक भरतपुर चल के आ गया? अरे राजस्थान में है भाई भरतपुर। आगरा से राजस्थान की तरफ जाएंगे तो राजस्थान में प्रवेश करते ही सबसे पहले क्या पड़ेगा? भरतपुर पड़ेगा।
तो चलिए, तो आज हमने बात की बंगाल के बारे में, अवध के बारे में और भरतपुर के बारे में। आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा। कल हम बात करेंगे सिख राज्य या सिख स्टेट पंजाब के बारे में, पंजाब के अलावा मैसूर स्टेट के बारे में या मैसूर राज्य के बारे में, और मैसूर के अलावा हम बात करेंगे हैदराबाद राज्य के बारे में। तो 3 राज्य हमने आज किए, 3 राज्य हम कल करेंगे। सुन लीजिए, पंजाब, मैसूर और हैदराबाद। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की और दलीप सिंह की बात होगी, मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान की बात होगी, और हैदराबाद में निजाम उल मुल्क के बारे में बातचीत होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।